शुंग राजवंश का इतिहास। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का प्रधान सेनापति था। 187 ईस्वी इसने अपने शासक बृहद्रथ की अपने सेना के सम्मुख ही हत्या कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। सिंहासन प्राप्त करने के बाद पुष्यमित्र को किसी प्रकार से विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि जनता मौर्य शासन के कुशासन और अत्याचारों से ऊब चुकी थी। इसके संबंध में आर.सी. मजूमदार लिखते हैं कि ज्ञात होता है कि राजवंश के परिवर्तन को जनता ने स्वीकार किया, क्योंकि उत्तरकालिक मौर्य अत्याचारी हुए तथा यवन आक्रमण के वेग को रोकने में और मगध की सैनिक शक्ति की मर्यादा की रक्षा करने में असमर्थ हुए। राजा का पद संभालते ही पुष्यमित्र ने सबसे पहले राज्य प्रबंध में सुधार किया। पुष्यमित्र शुंग अपंग हो चुके साम्राज्य को दोबारा से खड़ा करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक सुगठित सेना का निर्माण शुरू कर दिया। उन्होंने धीरे धीरे उन सभी राज्यों को दोबारा से अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया जो बृहद्रथ की कमजोरी के चलते इस साम्राज्य से अलग हो गए थे। ऐसे सभी राज्यों को फिर से मगध के अधीन किया गया और मगध साम्राज्य का पुनः विस्तार किया। इसके बाद साम्राज्य विस्तारवादी नीति ग्रीक सेना को सिंधु पार तक धकेल दिया, जिसके बाद वह दोबारा कभी भारत पर आक्रमण करने नहीं आए। इस तरह राजा पुष्यमित्र ने भारत से ग्रीक सेना का पूरी तरह से सफाया कर दिया। वैदिक धर्म का विस्तार। शत्रुओं से विजय के पश्चात पुष्यमित्र शुंग ने भारत में शुंग वंश की शुरुआत की और वैदिक सभ्यता का विस्तार प्रारंभ किया। जिन लोगों ने पुष्यमित्र के शासन के पहले भय से अन्य कोई धर्म स्वीकार किया था, वह वापस वैदिक धर्म की तरफ लौट आए। भारत में वैदिक धर्म के प्रचार और साम्राज्य की सीमा विस्तार के लिए पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ भी संपन्न किया था, जिसको करवाने में महर्षि पतंजलि की भूमिका थी। वह सबसे पहले योग गुरु थे। इस तरह भारत के अधिकतर हिस्सों पर से वैदिक धर्म की स्थापना हुई। संस्कृत को फिर गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया और महर्षि पतंजलि के महाभाष्य तथा मनुस्मृति इसी काल में लिखे गए। इस प्रकार पुष्यमित्र ने वैदिक संस्कृति का पुनरुद्धार किया। पुष्यमित्र के शासनकाल के अधिकांश पारंपरिक वृत्तांतवाद के रहे, जिन्हें उन्होंने सफलतापूर्वक हल किए। उनका शासन पाटलिपुत्र, अयोध्या, अवध, विदिशा के शहरों, जालंधर और शाकाल तक भी फैला हुआ था। शाही रक्त के राजकुमारों के माध्यम से प्रांतों को प्रशासित करने की मौर्य प्रणाली जारी रही और साम्राज्य के भीतर परमाणु साम्राज्यों की स्थापना के रूप में शाही शक्ति विकेंद्रीकरण करने लगी। पुष्यमित्र ने यवनों, इंडो-यूनानियों के खिलाफ कई अभियान चलाए जो इस अवधि में बैक्ट्रिया से उत्तर पश्चिमी भारत में विस्तार करने की कोशिश कर रहे थे। पुष्यमित्र द्वारा लड़े गए युद्ध। विदर्भ युद्ध। मालविकाग्निमित्र से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र के समय में विदर्भ, आधुनिक बरार का प्रांत यज्ञसेन के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया। यज्ञसेन बृहद्रथ के सचिव का साला था। उसे शुंगों का स्वाभाविक शत्रु प्रकृत्यमित्र बताया गया है। पुष्यमित्र ने बृहद्रथ की हत्या के पश्चात उसके सचिव को कारागार में डाल दिया था। इस नाटक के अनुसार पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का राज्यपाल उपराजा था। उसका मित्र माधवसेन था जो विदर्भ नरेश यज्ञसेन का चचेरा भाई होता था, परंतु दोनों के संबंध अच्छे नहीं थे। ऐसा लगता है कि वह विदर्भ की गद्दी के लिए यज्ञसेन का प्रतिद्वंदी दावेदार था। एक बार विदिशा जाते समय उसे यज्ञसेन के अंतपाल, सीमा प्रांत के राज्यपाल ने बंदी बना लिया। अग्निमित्र ने यज्ञसेन से अपने मित्र माधवसेन को तत्काल मुक्त करने को कहा। यज्ञसेन ने यह शर्त रखी कि यदि उसका संबंधी मौर्य नरेश का सचिव जो पाटलिपुत्र के जेल में बंद था छोड़ दिया जाए तो वह माधवसेन को मुक्त करा देगा। इस पर अग्निमित्र ने अपने सेनापति वीरसेन को तुरंत विदर्भ पर आक्रमण करने का आदेश दिया।
यज्ञसेन पराजित हुआ और विदर्भ राज्य दो भागों में बांट दिया गया। वर्धा नदी दोनों राज्यों की सीमा। इस राज्य का एक भाग माधवसेन को प्राप्त हुआ। दोनों ने पुष्यमित्र को अपना सम्राट मान लिया तथा पुष्यमित्र का प्रभाव क्षेत्र नर्मदा नदी के दक्षिण तक विस्तृत हो गया। इस प्रकार नाटक के अनुसार अग्निमित्र ने अल्प समय में विदर्भ की स्वाधीनता को नष्ट कर दिया, जबकि उसे अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का पूरा समय नहीं मिल पाया था। वस्तुतः वह नए रोपे गए पौधे की भांति था, जिसकी जड़ें अभी जम नहीं पाई थी और जिसे शीघ्र उखाड़ा जा सकता था। इससे यह भी सूचित होता है कि विदर्भ युद्ध पुष्यमित्र द्वारा मौर्य साम्राज्य पर अधिकार करने के तत्काल बाद ही प्रारंभ हुआ था और बृहद्रथ का सचिव इस समय तक पुष्यमित्र का प्रबल राजनैतिक प्रतिद्वंद्वी बना हुआ था। ऐसा लगता है कि बृहद्रथ के समय में मगध साम्राज्य में दो प्रमुख गुट थे। पहले का नेतृत्व बृहद्रथ का सचिव तथा दूसरे का नेतृत्व सेनापति पुष्यमित्र कर रहा था। सचिव का संबंधी यज्ञसेन विदर्भ का तथा पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का राज्यपाल बनाया गया था। जब पुष्यमित्र ने पाटलिपुत्र पर अधिकार किया तथा सचिव को बंदीगृह में डाल दिया, तब यज्ञसेन ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, क्योंकि सचिव का साला होने के कारण वह शुंगों का स्वाभाविक शत्रु बन गया। इस प्रकार विदर्भ युद्ध भी 184 ईस्वी के लगभग ही लड़ा गया था। यवनों का आक्रमण। पुष्यमित्र के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना यवनों के भारतीय आक्रमण की है। विभिन्न साक्ष्यों से पता चलता है कि यवन आक्रमणकारी बिना किसी अवरोध के पाटलिपुत्र के निकट आ पहुंचे। इस आक्रमण की चर्चा पतंजलि के महाभाष्य, गार्गी संहिता तथा कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक में है। पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे। अपने महाभाष्य में उन्होंने अनद्यतनलंग का प्रयोग समझाते हुए लिखा है, यवनों ने साकेत पर आक्रमण किया। यवनों ने माध्यमिका चित्तौड़ पर आक्रमण किया। गार्गी संहिता में स्पष्टत इस आक्रमण का उल्लेख हुआ है, जहां बताया गया है कि दुष्ट विक्रांत यवनों ने साकेत, पंचाल तथा मथुरा को जीता और पाटलिपुत्र तक पहुंच गए। प्रशासन में घोर अव्यवस्था उत्पन्न हो गई तथा प्रजा व्याकुल हो गई, परंतु उनमें आपस में ही संघर्ष छिड़ गया और वे मध्य देश में नहीं रुक सके। यह निश्चित नहीं कि इस यवन आक्रमण का नेता कौन था। कुछ विद्वान उसका नेता डेमेट्रियस को तथा कुछ मेनांडर को मानते हैं। नगेंद्र नाथ घोष के विचार में भारत पर दो यवन आक्रमण हुए थे। प्रथम पुष्यमित्र के शासन के प्रारंभिक दिनों में हुआ, जिसका नेता डेमेट्रियस था, तथा द्वितीय उसके शासन के अंतिम दिनों में अथवा उसकी मृत्यु के तत्काल बाद हुआ था तथा इसका नेता मेनांडर था। इसके विपरीत टार्न ने एक ही यवन आक्रमण का समर्थन किया है। उनके अनुसार इस आक्रमण का नेता डेमेट्रियस ही था, परंतु अपने साथ अपने भाई एपोलोडोटस तथा सेनापति मेनांडर को भी लाया था। उसने अपनी सेना को दो भागों में विभाजित कर दिया। प्रथम भाग का नेतृत्व उसने स्वयं किया। यह भाग सिंधु को पार कर चित्तौड़ होता हुआ पाटलिपुत्र पहुंच गया। दूसरा सैन्य दल मेनांडर के नेतृत्व में मथुरा, पंचाल एवं साकेत के रास्ते पाटलिपुत्र पहुंचा। कैलाश चंद्र ओझा के अनुसार मगध पर डेमेट्रियस अथवा मेनांडर के समय में कोई यवन आक्रमण नहीं हुआ। मध्य गंगा घाटी में यवन इन दोनों में बहुत बाद शकों तथा पहलवों के दबाव से प्रथम शताब्दी में आए थे। यदि इस मत को स्वीकार किया जाए तो यह मानना पड़ेगा कि पुष्यमित्र के समय भारत पर कोई आक्रमण नहीं हुआ। एक अन्य मत के अनुसार प्रथम यवन आक्रमण मौर्य नरेश बृहद्रथ के काल में ही हुआ था तथा सेनापति के रूप में ही पुष्यमित्र ने यवनों को परास्त किया था। इससे उसकी लोकप्रियता बढ़ गई और इसी का लाभ उठाते हुए उसने बृहद्रथ की हत्या कर दी। राजा बनने के बाद पुष्यमित्र को दूसरे यवन आक्रमण का सामना करना पड़ा। ए.के. नारायण का विचार है
कि मध्य भारत पर यवनों का एक ही आक्रमण हुआ। यह पुष्यमित्र के शासनकाल के अंत में हुआ तथा इसका नेता मेनांडर था। उनके अनुसार डेमेट्रियस कभी भी काबुल घाटी के आगे नहीं बढ़ सका था। यह संपूर्ण प्रश्न इतना अधिक उलझा हुआ है कि इस विषय में निश्चित रूप से कुछ भी कह सकना दुष्कर है। वास्तविकता जो भी हो, इतना तो निर्विवाद है कि आक्रमणकारी बख्तरी यवन थे और पुष्यमित्र के हाथों उन्हें परास्त होना पड़ा। इस प्रकार उनका भारतीय अभियान असफल रहा। मालविकाग्निमित्र से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र के यज्ञ का घोड़ा उसके पौत्र वसुमित्र के नेतृत्व में सिंधु नदी के दक्षिणी किनारे पर यवनों द्वारा पकड़ लिया गया। इस पर दोनों सेनाओं में घनघोर युद्ध हुआ। वसुमित्र ने यवनों को पराजित किया तथा घोड़े को पाटलिपुत्र ले आया। यवनों को परास्त करना निश्चित रूप से पुष्यमित्र शुंग की एक महान सफलता थी। पुष्यमित्र का साम्राज्य तथा शासन। पुष्यमित्र प्राचीन मौर्य साम्राज्य के मध्यवर्ती भाग को सुरक्षित रख सकने में सफल रहा। उसके साम्राज्य में अयोध्या तथा विदिशा निश्चित रूप से सम्मिलित थे। अयोध्या के लेख में पुष्यमित्र का उल्लेख मिलता है। विदिशा में उसका पुत्र अग्निमित्र शासन करता था। मालविकाग्निमित्र के अनुसार विदर्भ का राज्य उसके अधीन था। दिव्यावदान तथा तारानाथ के विवरण के अनुसार जालंधर तथा शाकल सियालकोट पर भी उसका अधिकार था। इस प्रकार उसका साम्राज्य हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक तथा पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक विस्तृत था। पाटलिपुत्र अब भी इस साम्राज्य की राजधानी थी। उसने मौर्य प्रशासन के स्वरूप को ही बनाए रखा। मनुस्मृति के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सम्राट अपनी दैवी उत्पत्ति में विश्वास करता था। केपी जायसवाल का विचार है कि मनु ने राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत पुष्यमित्र के ब्राह्मण साम्राज्य का समर्थन करने के उद्देश्य में ही प्रतिपादित किया था। मनु के अनुसार बालक राजा का भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य रूप में स्थित महान देवता होता है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि शासक निरंकुश होता था। व्यवहार में वह धर्म एवं व्यवहार के अनुसार ही शासन करता था। मनु ने प्रजापालन एवं प्रजारक्षण को राजा का सर्वश्रेष्ठ धर्म घोषित किया। साम्राज्य के विभिन्न भागों में राजकुमार अथवा राजकुल के संबंधित व्यक्तियों को राज्यपाल नियुक्त करने की परंपरा चलती रही। वायु पुराण में कहा गया है कि पुष्यमित्र ने अपने पुत्रों को साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सहशासक नियुक्त कर रखा था। मालविकाग्निमित्र से पता चलता है कि पुत्र अग्निमित्र विदिशा का उपराजा था। अयोध्या लेख के अनुसार धनदेव कौशल का राज्यपाल था। वसुमित्र के उदाहरण से स्पष्ट है कि राजकुमार सेना का संचालन भी करते थे। मालविकाग्निमित्र में अमात्य परिषद तथा महाभाष्य में सभा का उल्लेख हुआ है। यह मौर्यकालीन मंत्र परिषद थी। इससे स्पष्ट है कि शासन में सहायता प्रदान करने के निमित्त एक मंत्र परिषद भी होती थी। कौटिल्य के समान मनु ने भी मंत्र परिषद की आवश्यकता पर बल देते हुए लिखा है कि सरल कार्य भी एक मनुष्य के लिए कठिन होता है। विशेषकर महान फल देने वाला राज्य अकेले राजा के द्वारा कैसे चलाया जा सकता है। मनु के अनुसार राजा को 7 या 8 मंत्रियों की नियुक्ति करना चाहिए। मनुस्मृति से शुंगकाल के सुविकसित न्याय तथा स्थानीय प्रशासन की भी जानकारी हो जाती है। इस समय भी ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई होते थे, ऐसा प्रतीत होता है। मालविकाग्निमित्र से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र के यज्ञ का घोड़ा उसके पौत्र वसुमित्र के नेतृत्व में सिंधु नदी के दक्षिणी किनारे पर यवनों द्वारा पकड़ लिया गया। इस पर दोनों सेनाओं में घनघोर युद्ध हुआ। वसुमित्र ने यवनों को पराजित किया तथा घोड़े को पाटलिपुत्र ले आया। यवनों को परास्त करना निश्चित रूप से पुष्यमित्र शुंग की एक महान सफलता थी।
पुष्यमित्र का साम्राज्य तथा शासन। पुष्यमित्र प्राचीन मौर्य साम्राज्य के मध्यवर्ती भाग को सुरक्षित रख सकने में सफल रहा। उसके साम्राज्य में अयोध्या तथा विदिशा निश्चित रूप से सम्मिलित थे। अयोध्या के लेख में पुष्यमित्र का उल्लेख मिलता है। विदिशा में उसका पुत्र अग्निमित्र शासन करता था। मालविकाग्निमित्र के अनुसार विदर्भ का राज्य उसके अधीन था। दिव्यावदान तथा तारानाथ के विवरण के अनुसार जालंधर तथा शाकल सियालकोट पर भी उसका अधिकार था। इस प्रकार उसका साम्राज्य हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक तथा पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक विस्तृत था। पाटलिपुत्र अब भी इस साम्राज्य की राजधानी थी। उसने मौर्य प्रशासन के स्वरूप को ही बनाए रखा। मनुस्मृति के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सम्राट अपनी दैवी उत्पत्ति में विश्वास करता था। केपी जायसवाल का विचार है कि मनु ने राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत पुष्यमित्र के ब्राह्मण साम्राज्य का समर्थन करने के उद्देश्य में ही प्रतिपादित किया था। मनु के अनुसार बालक राजा का भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य रूप में स्थित महान देवता होता है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि शासक निरंकुश होता था। व्यवहार में वह धर्म एवं व्यवहार के अनुसार ही शासन करता था। मनु ने प्रजापालन एवं प्रजारक्षण को राजा का सर्वश्रेष्ठ धर्म घोषित किया। साम्राज्य के विभिन्न भागों में राजकुमार अथवा राजकुल के संबंधित व्यक्तियों को राज्यपाल नियुक्त करने की परंपरा चलती रही। वायु पुराण में कहा गया है कि पुष्यमित्र ने अपने पुत्रों को साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सहशासक नियुक्त कर रखा था। मालविकाग्निमित्र से पता चलता है कि पुत्र अग्निमित्र विदिशा का उपराजा था। अयोध्यालेख के अनुसार धनदेव कौशल का राज्यपाल था। वसुमित्र के उदाहरण से स्पष्ट है कि राजकुमार सेना का संचालन भी करते थे। मालविकाग्निमित्र में अमात्य परिषद तथा महाभाष्य में सभा का उल्लेख हुआ है। यह मौर्यकालीन मंत्र परिषद थी। इससे स्पष्ट है कि शासन में सहायता प्रदान करने के निमित्त एक मंत्र परिषद भी होती थी। कौटिल्य के समान मनु ने भी मंत्र परिषद की आवश्यकता पर बल देते हुए लिखा है कि सरल कार्य भी एक मनुष्य के लिए कठिन होता है। विशेषकर महान फल देने वाला राज्य अकेले राजा के द्वारा कैसे चलाया जा सकता है। मनु के अनुसार राजा को 7 या 8 मंत्रियों की नियुक्ति करना चाहिए। मनुस्मृति से शुंगकाल के सुविकसित न्याय तथा स्थानीय प्रशासन की भी जानकारी हो जाती है। इस समय भी ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई होते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय तक आते आते मौर्यकालीन केंद्रीय नियंत्रण में शिथिलता आ गई थी तथा सामंतीकरण की प्रवृत्ति सक्रिय होने लगी थी। शुंग काल में यद्यपि पाटलिपुत्र राजधानी थी, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि विदिशा का राजनैतिक तथा सांस्कृतिक महत्व बढ़ता जा रहा था। कालांतर में इस नगर ने पाटलिपुत्र का स्थान ग्रहण कर लिया। अश्वमेध यज्ञ अपनी उपलब्धियों में फलस्वरूप पुष्यमित्र उत्तर भारत का एकच्छत्र सम्राट बन गया। अपनी प्रभुसत्ता घोषित करने के लिए उसने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। पतंजलि ने महाभाष्य में वर्तमान लटलकार के उदाहरण में बताया है कि पुष्यमित्र याज्ञ अर्थात यहाँ हम पुष्यमित्र के लिए यज्ञ करते हैं। अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र को 2 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला द्विरश्वमेध्याजिन कहा गया है। दूसरा यज्ञ उसके शासन के अंत में किया गया। इसी का उल्लेख मालविकाग्निमित्र में हुआ है। हरिवंश पुराण में कहा गया है कि कलयुग में एक औद्भिज्य नवोदित काश्यप गोत्रीय द्विज सेनानी अश्वमेध यज्ञ का पुनरुद्धार करेगा। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक राज्य किया। अत उसका शासन काल सामान्यत 184 ईसा पूर्व से 148 ईसा पूर्व तक माना जा सकता है। पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी
पुष्यमित्र की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग वंश का राजा हुआ। अपने पिता के शासनकाल में वह विदिशा का उपराजा था। उसने कुल 8 वर्षों तक राज्य किया। उसके पश्चात सुज्येष्ठ अथवा वसुज्येष्ठ इस वंश का चौथा राजा वसुमित्र था। इसी के नेतृत्व में शुंग सेना ने यवनों को पराजित किया था। वह पुष्यमित्र के समय में साम्राज्य की उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत का राज्यपाल था। राजा होने के बाद वह अत्यंत विलासप्रिय हो गया। एक बार नृत्य का आनंद लेते समय मुजदेव अथवा मित्रदेव नामक व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी। उसने 10 वर्षों तक राज्य किया। इसके बाद अंधरक, पुलिंदक, घोष तथा फिर वज्रमित्र बारी बारी से राजा हुए। नवा शासक भागवत अथवा भागभद्र 10वां एवं अंतिम नरेश देवभूमि थे। उसने 10 वर्षों तक राज्य किया। वह अत्यंत विलासी शासक था। उसके अमात्य वसुदेव कानवा ने उसकी हत्या की और कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश प्रमुख राजा सिमुक और उसके भाई कान्हा